नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र सरकार ने इस खरीफ फसल के दौरान 15 करोड़ टन से अधिक अनाज के उत्पादन का लगाया है अनुमान। देशव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक लगाए जा चुके हैं 82 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज मनाया जा रहा है विश्व कार्ड मुक्त दिवस। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ मौसम में अनाज का सर्वाधिक 15 करोड़ 5 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों की दक्षता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण अनाज का भरपूर उत्पादन हुआ है। इस खरीफ सत्र चावल का भी सर्वाधिक यानी 10 करोड़ 70 लाख 40 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान है। ये पिछले 5 वर्ष में औसत चावल उत्पादन से 92 लाख 10 हजार टन अधिक है। न्यूट्री या मोटे अनाज का उत्पादन 3 करोड़ 40 लाख टन, मक्का का 2 करोड़ 12 लाख 40 हजार टन, दालों का 94 लाख 50 हजार टन, तुअर का 44 लाख 30 हजार टन, तिलहन का 2 करोड़ 33 लाख 90 हजार टन, मूंगफली का 82 लाख 50 हजार टन, सोयाबीन का 1 करोड़ 27 लाख 20 हजार टन, कपास का 3 करोड़ 62 लाख, गांठे और गन्ने का 41 करोड़ 92 लाख 50 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान है। भारत ने कृषि उत्पादों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2021-22 में अप्रैल से अगस्त तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यान्नों के निर्यात में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 31.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय ने इस बारे में त्वरित अनुमान जारी किया है। निर्यात में ये वृद्धि कोविड प्रतिबंधों के बावजूद हासिल की गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि कृषि उत्पादों के निर्यात में ये वृद्धि देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय में इजाफा करने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन तथा वर्षा आधारित कृषि की चुनौतियों से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कृषि के लिए रबी अभियान 2021-22 के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों की सहायता को अपना ध्येय बनाया है। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। तोमर ने राज्य से आग्रह किया कि वे पानी, बिजली और उर्वरकों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने कम कीमत वाले और भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाले नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की पहुंच में होने चाहिए ताकि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने राज्यों से ये भी कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ हर किसान को मिले। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 25 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और इनके जरिए ऋण के रूप में 2 लाख 25 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा कवच मिला है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली फसल सत्र में फसल का अनुमान तथा समीक्षा और राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर रबी सत्र के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना है। इसके अलावा फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नवाचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। सरकार की प्राथमिकता तिलहन और दलहन उत्पादन में वृद्धि करना है। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस अवसर पर कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उत्तम बीज और उर्वरक उपलब्ध हो सकें।
देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 82 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 26,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय सक्रिय मामले कुल मामलों का 0.9% है, जो पिछले मार्च के बाद सबसे कम है। इस समय लगभग 3,02,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.77% है, जो पिछले मार्च बाद सबसे ज्यादा है। कल 34,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 55 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,92,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। भारत में थाईलैंड की राजदूत पटारत होंगटोंग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके कार्यालय में बैठक के दौरान हरियाणा और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशने हेतु हरियाणा सरकार से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि चूंकि हरियाणा में अधिक आर्थिक क्षमताएं हैं, इसलिए थाईलैंड और हरियाणा के बीच ऑटोमोबाइल, कृषि तथा विभिन्न क्षेत्रों में एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। थाईलैंड की राजदूत ने थाईलैंड द्वारा उत्पादित उत्पादों के हरियाणा में निर्यात करने के लिए गहरी रुचि दिखाई। हरियाणा में निवेश को लेकर पटारत होंगटोंग ने कहा कि थाईलैंड की प्रगति के लिए हरियाणा के साथ आर्थिक विकास और निवेश संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश के खाद्य में योगदान देने वाला प्रमुख राज्यों में से एक है और जैसे कि थाईलैंड को दुनिया की रसोई के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में थाई कंपनियों का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया है, जो गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल इकोनॉमी बनाने तथा हरियाणा को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के निवेशकों की पहचान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित एक सप्ताह तक वाणिज्य उत्सव के रूप में देश में कई स्थानों पर मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर चंडीगढ़ में भी आज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विदेश व्यापार निदेशालय, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप की शुरुआत प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में व्यापार बढ़े और चंडीगढ़ की इकोनॉमी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा व्यापारी अपने व्यापार को चंडीगढ़ में लेकर आए। अमृत महोत्सव है, ये ऑलमोस्ट एक 1 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है। ये जैसे कॉमर्स वालों ने आज ऑर्गेनाइज किया है, इसी तरह से एजुकेशन, हेल्थ, बाकी डिपार्टमेंट भी अपने छोटे छोटे प्रोग्राम, स्पोर्ट्स वाले वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और एक हमारे पास प्रपोजल है आइकॉनिक वीक का, जो फरवरी में होगा। उसमें डेली एक आइकॉनिक इवेंट होगी और उसके अलावा और भी दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। बेसिकली वी आर नाउ ट्राइंग टू सेलिब्रेट द 75th years of independence, what we have achieved and what we could have achieved, where did we lack and where we need to go. So we are looking at all those aspects. वर्कशॉप में अलग अलग स्थानों से लोगों ने भाग लिया, जिसमें हर्बल, मशीन के टूल्स, हेल्थ, बायोटेक और अन्य इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भाग लिया और अपनी अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी साझा की। Event, we feel that we will get advantage, like how we can promote our products more in various countries through various channels, and like attending exhibitions we can get the benefit. बहुत अच्छा लगा। अभी इसको प्रमोट होगा, हमारी कंपनी का नाम भी प्रमोट हो रहा है। अभी फर्स्ट टाइम हम आए, विजिट किया है एंड लास्ट ईयर से हम काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट का। और भी जो भी मतलब मशीनरी इंडस्ट्री की टाइप की मशीन होती है अवेलेबल होती है हमारे पास। इस वर्कशॉप में इंडस्ट्री जगत में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। आज विश्व कार मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन कारों को उपयोग में ना लाकर लोग पर्यावरण के बचाव के प्रति जागरूक करने का संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये दिन मनाकर ये संदेश भी दिया जाता है कि तेल से चलने वाले वाहनों के कारण पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है और प्राकृतिक संसाधन भी नष्ट हो रहे हैं। आज विश्व कार मुक्त दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य और कई विधायक इस दिन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिलों पर हरियाणा सिविल
सचिवालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खुद साइकिल चलाकर आम जन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाएगी। राज्य में अधिक से अधिक ई वाहन के प्रयोग को उत्साहित किया जाएगा। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है। मनोहर लाल ने आज सचिवालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।